नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि हमारा ये वास्तु का सीरीज चल रहा है और वास्तु की सीरीज में आपको मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम भूमि का परीक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम चयन कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको ऐड करके आज मैं आपको बता रही हूँ कि वास्तु का इतिहास है क्या। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो शास्त्र है, ये विद्या जो है, ये आधुनिक नहीं है, ये काफी प्राचीन विद्या है। भारत में प्राचीन काल से ही वास्तु एवं शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसका वर्णन वेद में, पुराण में, साहित्य में देखेंगे। वास्तु की जितनी भी चीजें हैं, ये सारे आपको वेद में मिल जाएंगे, पुराण पढ़ेंगे पुराण में मिल जाएंगे, साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में मिल जाएंगे। आज के टाइम में एविडेंस बहुत जरूरी है। ग्रंथ और शास्त्र के अनुसार ही कोई बात अगर हम बोले तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। आप देखेंगे वेद में भी इसकी चर्चा हुई है, पुराण में भी और साहित्य में भी। एक चीज और देखेंगे, वैदिक काल जो होता है ना, वैदिक काल की बात करें तो हम यज्ञ मंडप देखेंगे, वास्तु के अनुसार बना हुआ होता था। राजमहल वो वास्तु के अनुसार बना हुआ होता था। अगर आप प्रासाद की बात करेंगे, वो वास्तु के अनुसार बना हुआ होता था। पर्णकुटी, गौशाला, जितनी भी चीजें, जितनी भी निर्माण होती थी, सारा कुछ वैदिक काल में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, थोड़ा डीप स्टडी करेंगे तो देखेंगे हर चीज वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ही बना हुआ होता था। अगर हम रामायण काल की बात करते हैं तो रामायण काल में अयोध्या का निर्माण वास्तु के अनुसार हुआ था। आप ये जो भी बात मैं बोल रही हूँ ना, बिल्कुल शास्त्र में लिखा हुआ है और एविडेंस है। क्योंकि देखिए, जब भी आप वास्तु को अगर देखें, पढ़ें, अगर इस पे विश्वास करें तो आपको एविडेंस के साथ में अगर कुछ भी चीज मिलता है, और ये साइंस है, इस वजह से आपको विश्वास करनी चाहिए इस पे। तो आपको अयोध्या का नगरी आप देखेंगे तो अयोध्या नगरी भी वास्तु के अनुसार बना हुआ था। लंका जो है वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ था। उसमें कुछ मिस्टेक था जिस वजह से लंका का विनाश हुआ। उसके बाद अशोक वाटिका, वो भी जहाँ पे सीता जी रही थी, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ था। अच्छा चलिए, ये तो रामायण काल की बात कर लिए, ठीक है। अब महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में जो मैवतम निर्माण जो हुआ था, इंद्रप्रस्थ और सभा भवन, सारा वास्तु के अनुसार बना हुआ था। और विश्वकर्मा जी स्वयं द्वारकापुरी का निर्माण किए थे, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ था। मैं आपको ये बस बता रही हूँ, इसका एक इतिहास एकदम शॉर्ट में आपको मैं बता रही हूँ कि वास्तु की पृष्ठभूमि, यानी कि क्या वास्तु आज की कला है या ये बहुत पुरानी कला है, बहुत ही पुरानी कला है। चलिए, ये तो द्वारकापुरी, ये महाभारत काल की बात करें। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखेंगे नगर योजना जितने भी बने हुए थे, कहाँ पे झरोखा होना चाहिए, कहाँ पे खिड़की होना चाहिए, कहाँ पे दरवाजा होना चाहिए। राजाओं के लिए एक अलग जगह था और उनसे जो छोटे मंत्री होते थे, सेनापति होते थे और सेवक होते थे, उनके लिए अलग जगह बना हुआ होता था। पूरा नगर योजना ही वास्तु पे था। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो नगर योजना है वो बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ था। तो ये नहीं हम कह सकते हैं ये आज का विज्ञान है या फिर एकदम एक ये निकला है, नहीं, ये बहुत ही पुरानी विज्ञान है, बहुत ही प्राचीन शास्त्र है ये। उसके बाद मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल में भी आप देखेंगे सुदर्शन झील, जितने भी सुंदर राजमहल जो होते थे, जितने भी सुंदर दुर्ग हो गया, मध्यकालीन में देखेंगे दरगाह देखेंगे, मस्जिद देखेंगे, भले उनको नहीं पता हो लेकिन सारा वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ होता था। राजपूत के राजाओं की बात करते हैं। अच्छा, आप जयपुर की बात कर ले तो जयपुर नगरी ही वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो ये सारे शिल्प कलाओं की निपुणता को बताता है कि जितने भी शिल्पकारी थे, जितने भी शिल्प कलाएं थी, ये सारे उसी टाइम से, प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। प्राचीन काल और वैदिक काल में जो स्थापत्य वेद था ना, स्थापत्य वेद के रूप में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, ये जिसको कि हम लोग आज वास्तु बोलते हैं ना, उस टाइम ये स्थापत्य वेद के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है। अच्छा, कुछ ग्रंथ की बात भी मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल मेरे इंटरेस्टेड हैं वास्तु को सीखने के लिए, वास्तु को पढ़ने के लिए, वास्तु को समझने के लिए कि वास्तु की वास्तविकता क्या है। आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग चल रहा है सारी चीजें कि नॉर्थ में आप ये बना लो, साउथ में, नॉर्थ में मंदिर रख लो, साउथ में ये कर लो, किचन बना लो, या फिर जो भी जिस प्रकार से भी चीजें हैं, ये तो बिल्कुल हम लोगों का ये है। रियल में क्या है, अब शास्त्र में पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल 16 कक्ष का बात किया गया है। 16 कक्षाएं बनी हुई होती थी और वास्तु एकदम छोटे जगह पे भी हो सकता है और बड़े जगह पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप छोटे जगह पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तु जो है ना, स्टार्टिंग जो होता है ना, वो हमारे एक तरह से भूमि चयन से ही होता है। डायरेक्ट अगर हम नॉर्थ साउथ में सिर्फ भवन बना ले, कमरा बना ले, रूम बना ले, तो ये परफेक्ट वास्तु नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए
चयन से ही शुरू होता है, तो वास्तु शुरू से ही शुरू होता है। जहाँ से मतलब आप सोच रहे हो ना, आपकी सोच आई, समझ लीजिए वहीं से। और वास्तु और ज्योतिष ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। ज्योतिष ना हो तो वास्तु बेकार है, क्योंकि वास्तु में जितनी भी मूर्त हो गया, दिक् साधन हो गया, सारा कुछ हमें ज्योतिष से ही प्राप्त होता है। काल का निर्धारण करना हो तो उसे हमको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। राशि के अकॉर्डिंग अगर हम डिसाइड करते हैं तो वहाँ भी हमें ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। तो ज्योतिष बिल्कुल अलग नहीं है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति को अगर वास्तु करना है तो उन्हें ज्योतिष भी आना जरूरी है। कुछ वास्तु ग्रंथ का नाम बता देती हूँ कि वास्तु शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसमें कि आप कुछ ग्रंथ अगर पढ़ लेते हैं किताब, जैसे कि मैं पामस्ट्री में भी आपको रेफरेंस दी थी ना कि ये सारे बुक पढ़े तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको क्या है, देखिए कुछ बुक मैं बता रही हूँ। मानसार, मैमतम, वास्तु रत्नाकर पढ़ सकते हैं, प्रसाद मंडल पढ़ सकते हैं, वास्तु राजवल्लभ पढ़ सकते हैं, बृहत वास्तु माला पढ़ सकते हैं, प्रमाण मंजरी पढ़ सकते हैं, मूर्त चिंतामणि पढ़ सकते हैं। इसमें सारे वास्तु का विधान दिया गया है। अगर आप ये सारे बुक पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में वास्तु होता क्या है। तो इसीलिए मैं सोची एक वीडियो तो आप लोगों को वास्तु का इतिहास जरूर मैं बता दूं कि वास्तु का इतिहास क्या है। देखिए, वास्तु का मतलब निवास करना, इतिहास का मतलब क्या है, इति मतलब बीती, हास का मतलब कहानी, कि वास्तु का जो बीती हुई कहानी क्या है ये जाना जरूरी है। पिछले वीडियो में बताया कि भूमि का चयन आपने कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वास्तु पुरुष का बहुत ज्यादा महत्व है। वास्तु में वास्तु पुरुष का महत्व है। पौराणिक कथा की बात अगर हम करते हैं तो पौराणिक कथा में ऐसा शास्त्र में लिखा गया है, प्राचीन काल की बात है। एक बार क्या हुआ ना, जब शिव जी ना तांडव कर रहे थे, तांडव जब कर रहे थे तो उनके शरीर से ना एक बूंद पसीना का गिरा, तो उससे ना बहुत विकराल पुरुष का निर्माण हुआ। तो विकराल पुरुष का निर्माण हुआ और वो पुरुष ना दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। इतना भयानक उसका रूप हो गया कि पूरे सृष्टि को वो बिल्कुल ढक लिया था अपने विकराल रूप से। तो इसको देख के सारे देवता चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। जैसे राहु केतु का जन्म हुआ ना, तो उसी प्रकार से इसमें सारे देवता एकदम से परेशान हो गए कि अरे अब क्या होगा, ये पुरुष तो पूरे धरती को एकदम से घेरे जा रहा है, अंधकार हो गया है, सृष्टि का तो विनाश हो जाएगा। तो सबने जाके शिव जी से बात की, क्योंकि हर प्रॉब्लम का समाधान तो उनके पास में होता ही है। तो शिव जी से बात की कि अब क्या किया जाए। तो युद्ध हुआ देवता और उस पुरुष में, तो बहुत युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद क्या हुआ, ये शिव जी का अंश था, हार ही नहीं रहा था। तो फिर शिव जी ने सबको आशीर्वाद दिया, मतलब इस तरह से वरदान दिया कुछ कि इसको ना सब मिलके औंधे लिटा दो। 45 देवी देवता कह सकते हैं, इसमें चर्चा हुआ है। तो सब मिलके ना इनको पृथ्वी पर लिटा दिया, और जो देवता जहां पकड़ के उसको लिटाया वहीं पे अपना निवास स्थान बना लिए। चूंकि ये वास्तु पुरुष शिव जी का अंश था, इस वजह से इनको हम असुर की संज्ञा में नहीं रखते, और इनको वरदान मिला कि जब भी कोई आप किसी भी प्रकार का वास्तु से रिलेटेड काम करें तो आपका पूजन होना आवश्यक है। अगर आपका पूजन नहीं होता है तो उस घर में समृद्धि नहीं आ सकता, उस घर का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो ये कहानी है वास्तु पुरुष का। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम हम वास्तु पुरुष का पूजन करते हैं। आपको मैं बता दूं, वास्तु पुरुष में देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस प्रकार से चारों तरफ से 45 देवी देवता, बाहर से जो पकड़ के देवता बैठे हुए हैं, जिसे जो कि 45 देवी देवता कहते हैं इसको, और इसी को हम लोग वास्तु पद विन्यास भी कहते हैं। जिस पद पे जो देवता होते हैं उनका पूजन होना जरूरी होता है। और सबसे प्रथम बार मैं ये बता दूं कि कोई भी प्रहार करने से पहले हमें भूमि का जागृत अवस्था भी देखना होता है, कि ऐसे हम किसी के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि भूमि धरा को एक तरह से जीवित माना गया है, ऐसा माना गया है, माँ के स्वरूप माना गया है। ये बात तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या है कहानी सारा, लेकिन मैं फिलहाल वास्तु पे फोकस करती हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी वास्तु पद विन्यास, यानी कि वास्तु पुरुष का सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, और कौन सा स्थान है जो स्थान पे हमें कोई भी निर्माण नहीं करना चाहिए, किस स्थान पे कौन सा निर्माण करना चाहिए, द्वार किस स्थान पे होना चाहिए। देखिए एक चीज मैं और लगे हाथ बता देती हूँ कि देखिए चारों तरफ का द्वार खराब नहीं होता है, डिपेंड करता है आप किस पद पे द्वार बना रहे हैं। ना ही दक्षिण का द्वार खराब होता है, ना ही पूर्व का द्वार खराब होता है, ना ही पश्चिम का द्वार खराब होता है, ना ही उत्तर का द्वार खराब होता है। डिपेंड करता है कि अगर आप पूर्व द्वार भी बनाए हैं तो अगर गलत पद पे बनाए हैं तो पूर्व दिशा की भी द्वार खराब होती है। तो ये अगले वीडियो में मैं आपको वास्तु पद विन्यास बताऊंगी। आपने भूमि का चयन कर लिया, अब वास्तु पद विन्यास के अनुसार आप गृह निर्माण शुरू करेंगे। तो बस अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।